I am Rajeshwar. Today we are discussing about UPSC GS3 section 3 and topic is साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आज हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर पर बात करेंगे जो कि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट पर आधारित है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन बैकग्राउंड ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का विकास किस प्रकार से हुआ, इस एग्रीकल्चर के विकास को आज हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर में कुछ एग्रीकल्चर से संबंधित इंस्टीट्यूशंस हैं, IARI, ICAR, ये क्या है, इस पर भी हम थोड़ा सा बात कर लेंगे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं, मेंस में तो पूछे ही जाते हैं, प्रीलिम्स में भी आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं प्रश्न। तो इसी को आधार मान करके हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन समझना चाहते हैं कि एग्रीकल्चर वास्तव में क्या होता है और एग्रीकल्चर का विकास किस तरह से हुआ होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमको पता है कि एग्रीकल्चर को समझने से पहले हमको ये जानना चाहिए कि भाई हमारा अस्तित्व, हमारा एग्जिस्टेंस कहां से आया। हमारा जो प्लेनेट है, हम ये एज्यूम करते हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर एगो हमारा जो प्लेनेट है, इस प्लेनेट का निर्माण हुआ होगा और मिलियंस ऑफ ईयर एगो जब हमारा प्लेनेट्स का निर्माण हुआ तो धीरे धीरे फिर उसमें जीवन पैदा होने लग गया, जीवन लाइफ फॉर्मेशन होने लगा और लाइफ फॉर्मेशन के साथ साथ फिर धरती पर फिर जीवन का प्रारंभ हो जाता है ना। होमो इरेक्टस, एक शब्द आप लोग को याद रखना है, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। होमो इरेक्टस का मतलब है कि लगभग 70,000 से लेकर के लाख वर्ष पहले तक मानव जो है किस प्रकार से धरती पर रहे होंगे। तो एक्चुअल में ये जो मानव है पशु की तरह थे एक प्रकार से, उनके अंदर किसी प्रकार का हम यूं नहीं कह सकते कि संस्कृति का विकास हुआ रहा होगा, लेकिन इस प्रकार का जो मनुष्य है, मनुष्य का आदि स्वरूप आप कह सकते हैं। तो होमो इरेक्टस मनुष्य का आदि स्वरूप, पहले आदि स्वरूप हुआ करते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको समझिएगा। इस पर थोड़ा सा और हम डिटेल में भी बात करेंगे होमो इरेक्टस पर। देखिए इसका थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए, होमो इरेक्टस का मतलब क्या होता है। होमो इरेक्टस में होमो शब्द का मतलब होता है लगातार या समान रूप से, इरेक्टस का अर्थ होता है सीधा, यानी सीधी तरह से लगातार इसका जो विकास होता रहा है ना। मनुष्य का जो विकास है वह सीधी तरह से, क्रमिक रूप से, निरंतर रूप से होता रहा है। तो इसी विषय पर हम लोग थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। ये होमो इरेक्टस क्या होता है, इस पर थोड़ा सा हम और समझना चाहते हैं। इनको हम अपराइट मैन कहते हैं, है ना, प्राइमेट कहते हैं। प्राइमेट का मतलब है एक ऐसा प्रजाति जो मनुष्य का प्रारंभिक दौर में रहा होगा, या फिर प्राइमेट वो प्रजाति होते हैं, स्तनपायी जीव होते हैं जो कि जिसमें मनुष्य और बंदर जैसे जीव मुख्य रूप से आते हैं, है ना। तो ये जो अपराइट मैन जिनको हम एक प्राइमेट प्रजाति के रूप में जान रहे हैं, लगभग 19 लाख साल पहले से लेकर के लगभग 70,000 साल पहले तक का इनका दौर रहा होगा। 19 लाख साल पहले से लेकर के लगभग 70,000 साल, या यूं आप कह सकते हैं 2 मिलियन ईयर एगो, 2 मिलियन ईयर एगो इनका जो है अस्तित्व रहा होगा। और ये होमो इरेक्टस मनुष्य के पहले आदि स्वरूप माने जा सकते हैं। होमो सेपियंस को हम मानते हैं लेकिन आधुनिक स्वरूप है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीनतम, सबसे आदि स्वरूप कौन सा है, सबसे प्राचीनतम, तो वो कौन है, होमो इरेक्टस ही है। अब देखिए होमो इरेक्टस, इनका जो हाइट है लगभग 1.4 to 1.8 मीटर का रहा होगा, यानी कि प्रारंभ में हम लोग देखते हैं कि हाइट उतनी अधिक नहीं थी, फिर हम देखेंगे कि हाइट एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और बहुत अधिक बढ़ने के बाद फिर होमोसेपियंस आएगा और होमोसेपियंस जो है आधुनिक मानव का आदि स्वरूप माना जाता है। तो इस प्रकार से होमो इरेक्टस मुख्य रूप से इनकी अगर फैमिली देखे जाए तो होमिनिडाई मुख्य रूप से इसी प्रजाति के रहे हैं और एनेमिलिया किंगडम के ये प्रजाति के रहे हैं मुख्य रूप से। आर्डर की अगर हम बात करें तो प्राइमेट्स प्रजाति के मुख्य रूप से अपराइट मेंस हुआ करते थे। इन्हीं को हम होमो इरेक्टस के नाम से भी जानते हैं। ठीक, यहां तक सबको समझ में आया। देखिए थोड़ा सा बात को और समझिएगा। होमो इरेक्टस जो है ना, होमो इरेक्टस जो है, इनको हम जावा मैन कहते थे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट
टर्म हो जाता है कि जावा मेन का संदर्भ किससे है। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम, मनुष्य का जो सबसे आदि स्वरूप रहा होगा, ये आप देख रहे हैं, मनुष्य का सबसे जो आदि स्वरूप रहा होगा लगभग 70,000 साल पहले इनका अंतिम स्वरूप देखा गया था। लगभग 19 लाख साल पहले इनका जो स्वरूप हमको नजर आया रहा होगा वही होमो इरेक्टस प्रजाति के रहे हैं। इन्हीं को जावा मेन कहा गया, जो कि 19 लाख साल पहले से लेकर के 70,000 साल पहले तक के समय में इनका अस्तित्व रहा होगा। इसके बाद एक प्रजाति आती है जिसको हम कहते हैं क्रो-मैग्नन, दैट इज कॉल्ड क्रो-मैग्नन। क्रो-मैग्नन क्या है इस पर भी हम लोग बात करेंगे। क्रो-मैग्नन के पश्चात फिर आधुनिक मानव का नाम आता है जिसको हम कहते हैं होमो सेपियंस। क्लियर है। अब देखिए कैसे कृषि का विकास हुआ होगा इस पर हम लोग देखेंगे। हम जानते हैं कि मनुष्य के अंदर जो है ना, मनुष्य के अंदर क्या होता है, माइंड होता है। मनुष्य के अंदर क्या है, माइंड। मनुष्य के अंदर क्या है, माइंड। अब आप जानते हैं माइंड में क्या होती है, माइंड में किसी भी चीज को जानने के लिए बचपना में क्यूरियोसिटी होती है। क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्सुकता। यही उत्सुकता जब मेच्योरिटी की ओर जाता है तो यही क्यूरियोसिटी क्या बन जाता है फिर, एक प्रकार से इसको हम ईगरनेस कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ईगरनेस। ईगरनेस, यही ईगरनेस उत्सुकता जब अधिक डेवलप होती है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूरियोसिटी कह देते हैं, यानी जिज्ञासा कह देते हैं, जिज्ञासा। तो मनुष्य के मन में, मनुष्य का माइंड हमेशा कुछ ना कुछ चीज जानना चाहता है, कुछ न कुछ चीज सर्च करना चाहता है, लर्न करना चाहता है, सीखना चाहता है। तो चीजों को सीखते गया इसकी जो पेट की जो भूख है ना, हंग्री है, उसको मिटाने के लिए चीजों को सर्च करने लग गया, चीजों को डेवलप करने लग गया। देखो ये खा रहे बंदर कुछ ना कुछ, है ना। यानी कहने का मतलब ये है जिससे आग की खोज हो गई थी। तो इस प्रकार से जो होमो इरेक्टस प्रजाति रहे हैं, ये होमो इरेक्टस प्रजाति एक प्रकार से इनका जो मस्तिष्क है बहुत भारी हुआ करता था और इनको हम जावामेन कहते थे। और ये जावामेन कुछ ना कुछ रिसर्च किया करते थे, कुछ ना कुछ जीवन जीने के लिए रिसर्च किया करते थे, है ना। उसके बाद जो क्रो-मैग्नन आए, क्रो-मैग्नन ने भी यह जो रिसर्च है, क्यूरियोसिटी और ईगरनेस की जो एक प्रकार से मनुष्य की जो मूल प्रवृत्तियां हैं, है ना, हैबिट्स है, उसको नहीं छोड़ा और धीरे धीरे यह विकसित होने लग गए किस रूप में, होमो सेपियंस के रूप में। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये मुख्य रूप से हम देखेंगे कि भाई क्रो-मैग्नन्स कौन थे, है ना, क्रो-मैग्नन्स कौन थे। यहां पर आप देख पा रहे होंगे क्रो-मैग्नन्स को, ये क्रो-मैग्नन्स है। क्रो-मैग्नन्स वेयर द फर्स्ट ह्यूमन, जीनियस होमो इनको माना जाता है। जीनियस होमो मतलब आज के मनुष्य की तुलना में हम यूं कह सकते हैं इनका जो मस्तिष्क था ना वो काफी भारी था। और जो हम लोगों ने पढ़ा है, जावामेन पढ़ा है सबसे पहले, तो जावामेन से इनकी हाइट कहीं ना कहीं अधिक हुआ करती थी, है ना। द ब्रेन कैपेसिटी वाज अबाउट 1600 सीसी क्यूबिक इंचेस, 100 क्यूबिक इंचेस आप कह सकते हैं, समवट लार्जर देन एवरेज फॉर मॉडर्न ह्यूमंस। मैंने आपको बताया कि आज के मनुष्य से इनका मस्तिष्क जो है बहुत भारी हुआ करता था, एवरेज हम कह सकते हैं लार्जर हुआ करता था। और इनको हम क्रो-मैग्नन्स के नाम से जानते हैं। और क्रो-मैग्नन्स एक प्रकार से हमारा जो अर्लियर ह्यूमन स्पीसीज कहा जा सकता है, मनुष्य का पूर्ववर्ती स्पीसीज के नाम से इनको हम जान सकते हैं। क्लियर, ये बहुत जीनियस होमो हुआ करते थे ना। तो ये भी एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो क्रो-मैग्नन्स हैं, क्रो-मैग्नन्स जीनियस प्रजाति के मानव थे और क्रो-मैग्नन्स के पश्चात ही विकास हुआ होमो सेपियंस का। इसके पश्चात आप ध्यान दीजिएगा, क्रो-मैग्नन्स के पश्चात हम देखेंगे होमो सेपियंस। अब होमो सेपियंस आप जानते हैं, होमो सेपियंस को ही आधुनिक मानव का आदि स्वरूप माना जाता है। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि होमो इरेक्टस के बाद फिर होमो इरेक्टस के बाद फिर होमो सेपियंस का दौर आया। और बीच का जो कालक्रम रहा है, बीच का जो समय रहा है ना, बीच का जो समय रहा है, वहां पर हम देखते हैं कि क्रो-मैग्नन्स जो कि एक जीनियस होमो हुआ करता था, इस जीनियस होमो ने भी बहुत बड़ी क्रांति मचा रखी थी। आगे चल करके हम देखेंगे कि धीरे धीरे
ये विकास की ओर आगे बढ़ेंगे, डेवलपमेंट की क्रम में आगे बढ़ेंगे, और डेवलपमेंट के क्रम में ये कृषि करना प्रारंभ करेंगे। कृषि करना क्यों प्रारंभ किया जाएगा? सीधी सी बात है, पेट की भूख। आदमी अपनी क्षुधा मिटाने के लिए, अपनी भूख, अपनी हंग्रीनेस को मिटाने के लिए भोजन की तलाश करता है। और प्रारंभ में मानव क्या करता था? भोजन की तलाश में ही भटकता था, इसी नाम से उनको खानाबदोश भी कहा गया। तो खानाबदोश जीवन जिया करते थे। लगभग 8700 से लेकर के 7700 बिफोर क्राइस्ट, मतलब 8700 से लेकर 7700 बीसी तक हम लोग देखते हैं कि मनुष्य अब स्थायी जीवन जीना प्रारंभ कर रहा है। और इस स्थायी जीवन जीने में हम लोग देखते हैं, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट दिख रहा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट 35,000 वर्ष पहले हम लोग देख रहे हैं। हम लोग देखो, ये इंडिया है ना अपना, ध्यान दीजिएगा, ये आप क्या इंडिया एशिया में, फिर ये यूरोप है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये बड़ा बहुत बड़ा कंटिनेंट आपको दिख रहा होगा, ये अफ्रीका। अफ्रीका में ही लोग सर्वप्रथम खानाबदोश जीवन जीना हमको समझ में आता है कि यहाँ पर लोग जीवन जी रहे थे। आगे चल करके आप देखिएगा, आगे चल करके हम लोग देखते हैं कि इन्होंने सर्वप्रथम पशु किसे बनाया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मनुष्य की सभ्यता में, पूरी मनुष्य की सभ्यता में इन्होंने सर्वप्रथम अपना पालतू पशु किसे बनाया था? एनिमल, जो पेट एनिमल है। तो फर्स्ट पेट एनिमल क्या था? डॉगी। तो फर्स्ट पेट एनिमल ऑफ ह्यूमन स्पीसीज, मतलब मनुष्य ने अपना सर्वप्रथम पेट एनिमल किसे बनाया था? तो आप कहेंगे डॉग को, है ना। कुत्ता ही सर्वप्रथम पेट एनिमल माना जाता है। आगे चल करके हम देखते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मनुष्य ने कृषि करना कब प्रारंभ किया? मनुष्य ने कृषि का कार्य कब से प्रारंभ किया? तो हम देखते हैं लगभग 7500 ईसा पूर्व, 7500 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम मनुष्य ने फसल उगाना प्रारंभ किया और फसल उगा करके कृषि विज्ञान की नींव रखी गई। अब कृषि विज्ञान में 2-3 शब्द हैं जो आपको जानना है, जैसे कि सबसे पहला शब्द तो ये आता है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन से ही क्या बनेगा? आगे चल करके एग्रीकल्चर बनेगा। कल्टीवेशन को मैं और आपको समझाऊंगा। सबसे पहले एग्रीकल्चर क्या होता है ये आप लोग देख लीजिए। एग्रीकल्चर जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एग्रीक और कल्चर, एग्रीक और कल्चर। तो एग्रीक का अर्थ होता है सॉइल एंड कल्चरा का अर्थ होता है कल्टीवेशन, और इसी कल्टीवेशन को हमको समझना है। एग्रीक का अर्थ क्या हुआ? सॉइल यानी भूमि, मृदा, और कल्ट्रा का अर्थ क्या हो गया? कल्टीवेशन। अब कल्टीवेशन क्या होता है इसको हम लोग समझना चाहते हैं। देखिए, कल्टीवेशन मींस द प्रिपरेशन ऑफ ग्राउंड टू प्रमोट देयर ग्रोथ। द प्रिपरेशन ऑफ ग्राउंड टू प्रमोट देयर ग्रोथ, यहां ध्यान दीजिएगा, द प्रिपरेशन ऑफ ग्राउंड टू प्रमोट देयर ग्रोथ इज कॉल्ड कल्टीवेशन। कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। यानी कि जो भूमि है, भूमि को जुताई करना, भूमि को उधेड़ देना और पुनः उसको जुताई करना ताकि उस पर बीज बोया जा सके। तो अंकुरित होने के लिए बीज को उस योग्य बनाना, भूमि को जुताई करके उपज योग्य बनाना ही क्या कहलाता है? कल्टीवेशन कहलाता है, जो कि कल्चरा का मीनिंग होता है मूल रूप से। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आया? चलिए देखिएगा, यहां पर कल्टीवेशन को और आप समझ सकते हैं कि भूमि की ऊपरी परत को चीरकर, पलटकर या जोतकर उसे बुआई या पौधारोपण योग्य बनाना, जुताई या भू परिष्करण या कर्षण के नाम से जाना जाता है। दैट इज कॉल्ड आल्सो कल्टीवेशन। तो इस कल्टीवेशन को आप लोग समझ पाए होंगे। यहां पर आपको समझना चाहिए एक और भी इंपॉर्टेंट शब्द है जिसको हम कहते हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एग्रोनॉमी? ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो कि आपको निश्चित रूप से जानना चाहिए। अगर इन टर्म्स को आप नहीं समझ पाते हैं तो आप एग्रीकल्चर को नहीं जान पाएंगे। इसीलिए बहुत बेसिक है, इन बेसिक शब्दों को आपको जानना चाहिए। जैसे कि आपने जाना एग्रीकल्चर क्या होता है ना? तो जमीन पर कल्टीवेशन करना क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। लेकिन कल्टीवेशन क्या होता है? मिट्टी को प्रिपेयर करना फसल उपज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड कल्टीवेशन। अब ये एग्रोनॉमी क्या हो गया? एक्चुअली में एग्रोनॉमी ही क्या है? अ ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रोनॉमी ही वह शाखा है जहां पर हम भूमि के सिद्धांतों को समझते हैं, फसल के सिद्धांतों को समझते हैं। तो एग्रोनॉमी जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन से 2 शब्द हैं? पहला है एग्रोस
और दूसरा है नॉमस। एग्रोस मीन्स द फील्ड मीन्स वही है कि भूमि, टू मैनेज मीन्स नॉमस, यानी कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम भूमि प्रबंधन तथा फसल उत्पादन के सिद्धांतों एवं क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस in which we conduct scientific study of principle and principles of land management and crop production is called agronomy। तो मैंने आपको बताया कि एग्रोनॉमी ही वह शाखा है, एग्रोनॉमी ही वह ब्रांच है, एग्रोनॉमी ही वह ब्रांच है जहां पर हम एग्रीकल्चर के विषय में वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, भूमि प्रबंधन के विषय में, लैंड मैनेजमेंट के विषय में वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च करते हैं। So that branch is called agronomy। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ एग्रोनॉमी, हु इज द फादर ऑफ एग्रोनॉमी? देखिए अभी तक हमने कल्टीवेशन देखा, कल्टीवेशन तो पहले भी होता रहा है, एग्रीकल्चर पहले भी होता रहा है, लेकिन इसको हमने साइंस के रूप में कब देखा? जब एग्रोनॉमी को हमने समझा। तो हु इज द फादर ऑफ एग्रोनॉमी? हु इज द फादर ऑफ एग्रोनॉमी? पीटर डिक्रेसेंजी। तो पीटर डिक्रेसेंजी ने सर्वप्रथम एक बुक लिखा था, ऑपस रूरालियम कमोडारम। तो इस बुक में इन्होंने सर्वप्रथम एग्रोनॉमी को एक साइंटिफिक रिसर्च के रूप में बताया और कृषि क्रांति के रूप में इन्होंने समझाने का प्रयास किया। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के विषय में रिवॉल्यूशन के रूप में इन्होंने बताने का प्रयास किया। इस नाम से पीटर डिक्रेसेंजी को हम कहते हैं फादर ऑफ एग्रोनॉमी, फादर ऑफ एग्रोनॉमी। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए और कुछ बातें हम समझ लेते हैं यहां पर, जैसे कि जैथ्रो टुल ने एक बुक लिखा था, बुक का नाम क्या था? हॉर्स हॉइसिंग हस्बेंड्री, हॉर्स हॉइसिंग हस्बेंड्री। इसमें भी इन्होंने जो बीज को कैसे लगाना चाहिए, ठीक है, सीड ड्रिलिंग, यानी कि बीज को कैसे उगाना चाहिए, तो पौधारोपण कैसे करना चाहिए, कुल मिलाकर के तो क्रॉपिंग के विषय में इन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया था। तो ये दो प्रमुख व्यक्तित्व हैं जो कि एग्रोनॉमी के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आगे चल करके हम देखेंगे, भारत की ओर लौट करके आ जाते हैं। भारत में कृषि का वैज्ञानिकीकरण कब हुआ या कृषि का वैज्ञानिकीकरण कैसे हुआ? साइंटिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया किस प्रकार से डेवलप हुआ, इस पर हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। देखिए A.O. ह्यूम, इनका नाम आप लोग जानते ही हैं, कांग्रेस की स्थापना करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्तित्व हैं। तो A.O. ह्यूम के आग्रह पर लॉर्ड मेयो ने 27 अप्रैल 1871 में एग्रीकल्चर, रिवेन्यू एंड कॉमर्स का एक संयुक्त विभाग की स्थापना की। मोस्ट IMP, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि भाई A.O. ह्यूम के आग्रह पर ही, कब, यह डेट क्या है, 27 अप्रैल 1871 में एग्रीकल्चर, रिवेन्यू और कॉमर्स का एक संयुक्त विभाग की स्थापना की गई थी। फिर आगे चल करके अकाल कमीशन के द्वारा 1880 के निर्देशानुसार 1881 में केंद्रीय विभाग खोला गया, एक केंद्रीय सेंट्रल डिवीजन खोला गया, सेंट्रल डिपार्टमेंट खोला गया जो कि एग्रीकल्चर से ही संबंधित था। और हम देखते हैं कि जब एग्रीकल्चर का वैज्ञानिकीकरण किया जा रहा है तो कुछ प्रमुख फसलें हैं, इन प्रमुख फसलों का व्यवसायीकरण भी प्रारंभ हो जाता है, कमर्शियलाइजेशन प्रारंभ हो जाता है। कमर्शियलाइजेशन में प्रमुख फसल कौन थे? 3 प्रमुख फसलों को आपको ध्यान में रखना है। पहला है गन्ना, कपास और तंबाकू। ठीक है, ये 3 प्रमुख फसल हैं, गन्ना, कपास और तंबाकू। इन्हीं 3 प्रमुख फसलों का सर्वप्रथम कमर्शियलाइजेशन किया गया था। क्लियर? नाइन 1905 की अगर हम बात करें तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा एक इंस्टीट्यूशन प्रारंभ किया गया था। इस इंस्टीट्यूशन को कहा गया IARI। IARI मतलब इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो है 1936 में पूसा रोड से न्यू दिल्ली रिप्लेस कर दिया गया और 1958 में इसका नाम भी चेंज कर दिया गया। नाम चेंज करके इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया जो कि UGC के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बिहार में IARI की स्थापना की थी, इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि 1936 में रिप्लेस करके न्यू दिल्ली स्थापित किया गया।
1958 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, रखा गया IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्लियर? इसका फुल फॉर्म आप ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे चल करके। हम जब एग्रीकल्चर पर बहुत डीप अध्ययन करेंगे तो इस पर हम लोग और अधिक बात करते हुए इस श्रृंखला को आगे लेकर के चलेंगे। देखिए 1926 लॉर्ड लिनलिथगो रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना कर रहे हैं। फिर 16 जुलाई 1929 को इसका नाम चेंज कर दिया गया और नाम चेंज करके ICAR यानी इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च रखा गया, जो कि मार्च 1946 में फिर से नाम चेंज किया गया और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च रखा गया। क्लियर? यानी कि अगर पूछा जाए कि ICAR की स्थापना कब की गई थी, 1926 को स्थापना की गई थी और इसको नेशनलाइज कब किया गया, तो मार्च 1946 में किया गया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर। क्लियर है? देयर आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसी संबंधित है, छोटे छोटे प्रश्न हैं और उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चंस आपसे आसानी से बन जाएंगे अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो। मनुष्य ने सर्वप्रथम फसल उगाने की शुरुआत कब की थी? मेन फर्स्ट स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स, तो आप जानते हैं 7500 BC, 7500 ईसा पूर्व मनुष्य ने इस प्रकार का फसल उत्पादन कार्य प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द वर्ड एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से व्युत्पत्ति हुई है? तो हम जानते हैं लैटिन भाषा से एग्रीक एंड नॉमस नामक शब्द से हुआ है, यानी कि एग्रीक और नॉमस है ना, लैटिन शब्द में एग्रीक और नॉमस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है ना, और एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से संबंधित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कल्टीवेशन का सामान्य अर्थ क्या होता है? बहुत सरल है क्वेश्चन। कल्टीवेशन का सामान्य अर्थ क्या होगा? कृषि करना, फसल उत्पादन करना, कृषि प्रबंधन का कार्य, मिट्टी की गुड़ाई। द कॉमन मीनिंग ऑफ कल्टीवेशन इज टू डू एग्रीकल्चर, क्रॉप प्रोडक्शन, मैनेजिंग एग्रीकल्चर एंड वीडिंग। तो यहां पर हम लोगों ने देखा है कि कल्टीवेशन एक्चुअली में क्या होता है। कल्टीवेशन, व्हाट इज द कल्टीवेशन? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल टू प्रोडक्शन क्रॉप, यानी कि मिट्टी की गोड़ाई करना इसका एग्जैक्ट मीनिंग होगा। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कल्टीवेशन? मिट्टी की गोड़ाई करना। क्लियर? और इसी से आगे चल करके फिर क्या बनता है? एग्रीकल्चर शब्द का व्युत्पत्ति होता है। कल्टीवेशन का परिभाषा कुछ इस प्रकार से आप कह सकते हैं, व्हाट इज द कल्टीवेशन मीनिंग? तो एग्रीकल्चर भी होता है इसका मीनिंग, द प्लांटिंग, टेंडिंग, इंप्रूविंग और हार्वेस्टिंग क्रॉप्स और प्लांट्स, द प्रिपरेशन ऑफ ग्राउंड टू प्रमोट देयर ग्रोथ। That is the exact meaning of cultivation. That is the exact meaning of cultivation. The preparation of ground to promote their growth is called cultivation. Clear है? यहां पर आप एक और क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। दिस क्वेश्चन इज एग्रीकल्चर रिवेन्यू एंड कमर्शियल सेक्टर को एक संयुक्त विभाग की स्थापना कब की गई थी? सो यू कैन इजिली गिव आंसर 27 अप्रैल 1871, 27 अप्रैल 1871। एग्रोनॉमी संबंधित है। एग्रोनॉमी इज रिलेटेड टू बागवानी से है क्या? जूट की खेती से, भूमि प्रबंधन एवं फसल उत्पादन के सिद्धांतों से, धान की खेती के लिए विशेष वैज्ञानिक अध्ययन हेतु। तो हम जानते हैं कि मुख्य रूप से ये लैंड मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन से संबंधित है। लैंड मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ लैंड मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन, दैट इज एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एग्रोनॉमी। क्लियर? तो इस तरह से आज हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात किए और ये जानने का प्रयास किए कि बैकग्राउंड क्या रहा था एग्रीकल्चर का। आगे की जो क्लासेस होगी वहां पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे भारत में मुख्य रूप से किस किस प्रकार की फसल बोई जाती है, कौन कौन सी फसल है और कौन कौन सी फसलों का कमर्शियलाइजेशन किया गया है। और इस कमर्शियलाइजेशन के पूरे दौर में हम देखेंगे कि कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां आती हैं
भारत की जलवायु कैसी होती है जिसमें इन फसलों का उत्पादन किया जाता है, इसका कमर्शियलाइजेशन किस प्रकार से होता है। तो बहुत डीप अध्ययन करने वाले हैं हम इसी एग्रीकल्चर के सेक्शन को। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।